बहुत से लोग इसे पढ़ नहीं पाए। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए, और एक बार फिर से जीत की बहुत सारी मुबारकबाद आपको। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, बहुत स्वागत आपका, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी पार्टी ने कमाल किया और ये हमको मानना पड़ेगा कि जैसे छत्तीसगढ़ है, इस वहाँ पर जो जनता का मन था उसको पढ़ने में हम लोग भी नाकाम रहे, क्योंकि चर्चा तो यही हो रही थी कि आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन बहुत शानदार जीत। निश्चित रूप से आज मोदी की गारंटी, मोदी का मैजिक जो छाया हुआ है इन परिणामों में, ये इस बात का संकेत है कि ग्राउंड से और मुद्दों से कितना प्रधानमंत्री स्वयं जुड़े हुए हैं। जनता और प्रधान सेवक के बीच का ये समन्वय, ये संपर्क आज वोट के सहयोग के रूप में फलीभूत हुआ है। और मैं जनता को विशेष आभार 3 विषयों पर करना चाहती हूँ। एक, आर्थिक अनुशासन के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। आज जनता ने नरेंद्र मोदी की उस विकास की रणनीति को अपना समर्थन दिया है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने ये कहा जब कांग्रेस पार्टी जानबूझकर जाति के आधार पर हमें बांटने का प्रयास कर रही थी कि भाई आज अगर सेवा करनी है तो प्राथमिकता गरीब को दो, युवा को दो, किसान को दो, महिला को दो। जनता ने मोदी के उस संकल्प को, मोदी के उस निवेदन को स्वीकारा है। तीसरा, मातृशक्ति, और महिला होने के नाते तो मेरे लिए एक विशेष आनंद का विषय है। मातृशक्ति ने जिस ऐतिहासिक स्तर पर आकर नरेंद्र मोदी की गारंटी का समर्थन किया, भाजपा का समर्थन किया, उसने इतिहास रच दिया, विशेषतः छत्तीसगढ़, राजस्थान में, और आपने मध्य प्रदेश के जो परिणाम देखे उसमें। राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ दावे किए, आपके पुराने परिचित हैं, आज कुछ कहना चाहेंगे क्या उनको इन नतीजों के बाद? साहब, जो खुद उतारू है डूबने पर, उसको हम क्या कहें? नहीं, जिस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, ऑन सीरियस नोट, प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, आपको मुझे राहुल गांधी से अच्छे संस्कारों की कहीं ना कहीं ना अपेक्षा है, ना मैं उनमें वो गुंजाइश देखती हूँ। उनके आसपास के जो कोटेदार, पहरेदार, दरबारी हैं, उनको शायद अच्छा लगता होगा जो वो निम्न स्तर की टिप्पणी प्रधान सेवक पर करते हैं। लेकिन जनता ने सामाजिक संस्कार का एक मुंहतोड़ जवाब देते हुए आज राहुल गांधी के उन अभद्र टिप्पणियों का जिस प्रकार से बहिष्कार किया है, आशा करती हूँ कि वो गांधी खानदान के लिए एक सीख बनकर उभरे। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो अपनी गलतियों से कभी सीखेंगे नहीं। स्मृति जी, आपने गारंटी की बात की और आपका मैंने पोस्ट देखा, आप कह रहे मोदी की गारंटी, देश में एक ही गारंटी चल रही है, वो मोदी की गारंटी है। बिल्कुल, गांधी खानदान की वारंटी समाप्त हो चुकी है और मोदी की गारंटी चल पड़ी है। ये आज आपने प्रत्यक्ष अपने टीवी चैनल पर भी देख लिया है जो परिणाम आज निकले हैं। कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही डिसाइसिवली नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस के आधार पर जनता से वोट मांगा। मैं आभारी हूं कि जनता ने मोदी की गारंटी को अपना समर्थन दिया। लेकिन मोदी मैजिक या मोदी की गारंटी बोलकर ही चंद शब्दों में मोदी के इतिहास को हम लोग कहीं ना कहीं एक जो स्तर मिलना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। तो मैं 2 मिनट आपका चाहूँगी ये बतलाने के लिए कि मोदी की गारंटी क्या है। मोदी ने गारंटी दी थी कि भारत की तिजोरी से जो रुपया निकलेगा, पूरा का पूरा रुपया वो गरीब के खाते तक पहुंचेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना के अंतर्गत देश में 50 करोड़ गरीबों के लिए बैंक का खाता खोला। आज मुझे इस बात की खुशी है कि 28 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा मोदी जी के कार्यकाल में जनता के बैंक के खाते में सीधा पहुंचा है। मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी है कि आप देश में विदेश में कहीं भी मुसीबत में हो, देश की सरकार आपके समर्थन में उपस्थित रहेगी। चाहे वो रूस या यूक्रेन की लड़ाई में से भारतीय नौजवानों को घर लौटाने की बात हो, या उत्तराखंड में एक टनल से 40 से ज़्यादा मजदूरों को रेस्क्यू करने की बात हो, मोदी की गारंटी है कि जितनी भारत में भारतीयों में क्षमता है आप सुरक्षित रहेंगे। मोदी की क्या गारंटी है कि आज आप चाहें तो महिला शक्ति की दृष्टि से अगर देखें तो वो 33% आरक्षण का बिल हो जो भारत के इतिहास में कोई पारित ना कर पाया, वो मोदी ने किया। राम मंदिर का निर्माण संविधान की मर्यादा में रहकर मोदी ने करवाया। आदिवासी क्षेत्र में विशेष रूप से जो गरीब आदिवासी है उसके लिए न सिर्फ हर आदिवासी अंचल में स्कूल बनाने का संकल्प पूरा किया, बल्कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी को देश की राष्ट्रपति होने का गौरव प्रदान करने का अवसर नरेंद्र मोदी ने दिया। इसलिए तो हम कह रहे हैं
मोदी मैजिक या मोदी गारंटी एक सहज सरल वाक्य है, लेकिन उसके पीछे मोदी के वर्षों की तपस्या है, मोदी के वर्षों का एक अनुभव है। मैम, एक गारंटी तो राहुल गांधी ने भी दी थी और वो गारंटी थी 5-0 के स्कोर कार्ड की, और वो ये कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, एंड उनके शब्द थे दिस इज सर्टेन, ये जीत निश्चित है। मैडम, ऐसा है जिसको खुद की हार आज तक पची नहीं है, जिसकी खुद की पॉलिटिकल वारंटी खत्म हो चुकी है, वो किस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं। मैं आज चुनौती देकर कहती हूँ, राहुल गांधी 3 प्रदेश तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में आके दोबारा अकेले अमेठी से लड़ ले तो अपना नाम बदल दूँ। जिसमें खुद में इतना दम नहीं है कि वो अपना चुनाव बिना किसी की मदद के लड़ ले, वो क्या नेतृत्व प्रदान करता होगा अपने राजनीतिक दल को। स्मृति जी उन्होंने ये भी कहा था कि हमने भाजपा की गाड़ी के चारों पहियों की हवा निकाल दी है। देखिए साहब, ये इलेक्ट्रिक का ज़माना है, ये ज़माना वो है जहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर परिवार को और विशेषतः गरीब परिवार को सशक्त करने का संकल्प पूरा किया है। मैं समझ सकती हूँ कि गांधी खानदान में और विशेष राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के एक समुदाय में बचकानी पॉलिटिक्स के लिए जगह होगी, लेकिन देश में जब गंभीर मुद्दों पर विचार होता है तो लोग भी जानते हैं कि एक ही नेता है जो खरा उतरता है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो जो लोग अपने परिवार की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा चाह रहे थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना वोट दिया है। और पहले भी स्मृति जी, राहुल गांधी ने एक नॉर्थ और साउथ के पॉलिटिक्स को लेकर कुछ कमेंट किया था। आज के नतीजों के बाद कांग्रेस सांसद जैसे कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने लिखा है कि द साउथ, जबकि हकीकत यह है कि साउथ की भी बात करें तो बीजेपी के 30 सांसद हैं, कांग्रेस के 29 ही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब तेलंगाना की जीत के बाद, आज के नतीजों के बाद, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने जा रही है, नॉर्थ वर्सेस साउथ। इसे कैसे पहले जाति के आधार पर डिवाइड करते थे, धर्म के आधार पर डिवाइड करते थे, अब ज्योग्राफी के हिसाब से डिवाइड करेंगे। विभाजनकारी कांग्रेस की नीति पहले भी रही, अब भी रही, यह आपके इस वक्तव्य से स्पष्ट हो रहा है। जी बिल्कुल, और वो तेलंगाना की जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि उत्तर भाजपा का, दक्षिण हमारा, इस किस्म के नैरेटिव पर काम करे। जब वायनाड भी गए थे जीत करके तो उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ की राजनीति अच्छी लगती है, यहाँ पढ़ी लिखी राजनीति होती है। भारत भारतीयों का है, ये चाहे दल आपका कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपका नेतृत्व करने का एक प्रयास या आपकी शैली चाहे कोई भी क्यों ना रही हो, जो भारत के विभाजन करने की कल्पना या संकल्प लेता हो, क्या वो वाकई में विकास कर पाएगा? हाँ, ये सत्य है कि अमेठी से करारी हार पाने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड में जाकर अमेठी के लोगों को कोसा था, और इसी का परिणाम हुआ है कि अमेठी में कांग्रेस की जमानतें विधानसभा चुनाव में जब्त हो गई। अब अगर गांधी खानदान उतारू है कि वो अपनी जमानतें हर सीट से जब्त कराए, तो भाई साहब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। कभी लेकिन हाँ, मैंने ये देश की संसद में भी कहा था और आज पुनः आपके सम्मुख कहती हूँ कि चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने और उसके बेटे ने कभी भी इस देश को कोसा नहीं था। ये सोनिया जी का कैसा संस्कार है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अपने ही देश को कोसते हैं। प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार की आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया चुनाव प्रचार के दरमियान, आज के नतीजों के बाद उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं। कभी उन्होंने कहा था कि वो जी स्मृति, उन्होंने जो जहर फैलाया उसका जवाब जनता दे चुकी है। जैसे कि मैं कह रही हूँ देवेंद्र जी, ये उस सीट पर एक सीट नहीं जीत पाए जहां पर इनके पुरखों ने राज किया 40 साल। जो अपने घर में चिराग बुझाकर बैठे हैं, वो दूसरों को क्या रोशनी देंगे? स्मृति जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमीर जी, वो भी आपसे एक प्रश्न लेना चाह रहे हैं। सुमीर जी। स्मृति जी, अमेठी को तो आपने गांधी परिवार से मुक्त कर दिया, क्या 2024 में रायबरेली भी गांधी परिवार से मुक्त हो जाएगी सीट? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रायबरेली भी कांग्रेस से मुक्त हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। मैं इतना ही कहूँगी, मैं बड़ी ही छोटी कार्यकर्ता हूँ। अभी वर्तमान में रायबरेली में दिशा कमेटी की चेयरपर्सन होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। को चेयर सोनिया गांधी है, शायद सार्वजनिक तौर पर कभी चर्चा नहीं हुई। मेरे 1 साल के अनुभव में दिशा कमेटी में जहाँ पर स्थानीय लोकसभा के मुद्दे आते हैं, आज तक सोनिया गांधी एक बार भी अपने ही लोकसभा क्षेत्र की मीटिंग में नहीं आई है। इतना कह दूं कि हाल फिलहाल में कोऑपरेटिव का वहाँ चुनाव हुआ,
जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत हुई, यही रायबरेली के बदलते मिजाज का एक संकेत है। एक प्रश्न राहुल महाजन जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राहुल जी, स्मृति जी, इन चुनावों में फ्रीबीज जो हैं विभिन्न पार्टियों के द्वारा, उसका बहुत ज़्यादा प्रचार रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा बात हुई है। आपका क्या विचार है इन तरह की स्कीमों को? मैं एक कंपैरेटिव, और क्योंकि आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि भारत की तिजोरी से पैसा सीधा देश के गरीब नागरिक के बैंक के खाते में जाए, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके अंतर्गत गरीब गर्भवती महिला के बैंक के खाते में 6,000 रुपये जाता है, ताकि जिस दिन वो अपने श्रम की स्थिति में ना हो और डॉक्टर के पास जाए या वैक्सीनेशन के लिए जाए, उस दिन कम से कम उसकी लॉस ऑफ वेज का उस दिन भरपाई हो सके। इस योजना के पीछे एक ये सोच भी थी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है महिला की, वो बढ़े, और आज वही हुआ। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब अस्पताल में महिला का बच्चे को जन्म देने से माता का जो मृत्यु दर है, बच्चे का जो मृत्यु दर है, वो कम होता है, वो हमें कम होता दिखा है, जिसकी वजह से आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दृष्टि से हमने बेहतर काम किया। दूसरा एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ, स्वच्छ भारत अभियान के पीछे अगर आप सोच देखें, हमारे देश में कभी किसी महिला ने जाके किसी नेता से ये नहीं कहा था कि उसे टॉयलेट चाहिए। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधान सेवक का ये कहना कि अगर औरत की इज्जत करना चाहते हो, कम से कम उसके लिए एक टॉयलेट बना दो। ये सामाजिक न्याय की दृष्टि से नैरेटिव का कितना बड़ा बदलाव था। लेकिन साल 2010-11 में अगर आप WHO की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखते तो आप जानते हैं कि स्वच्छ परिसर ना होने की वजह से, सैनिटेशन फैसिलिटी ना होने की वजह से GDP पर 6% का नेगेटिव प्रभाव था। तो ये सिर्फ महिला सम्मान से नहीं जुड़ी बात है, बल्कि इसकी एक अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट होता है। तो फ्रीबी में और सोशल जस्टिस की डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स में बहुत बड़ा फर्क है। राजनीति में स्मृति जी, हमने देखा कि राजनीति से पहले जस्ट खेल में पहले पनौती शब्द का इस्तेमाल किया गया और जिस रूप में लाया गया, आज अगर इस सवाल को आपसे पूछा जाए, कौन है पनौती? देखिए, जो खुद अपनी पार्टी के लिए चुनौती है, वो चाहे किसी को भी पनौती क्यों ना कहें। हम जानते हैं कि हमारे परिवारों में, ये सभ्यता में, समाज में एक दिनचर्या का विषय रहता है कि बड़े के खिलाफ अभद्र ना टिप्पणी होती है। शत्रु चाहे आपको कितना भी बड़ा क्यों ना लगता हो, लेकिन रूल्स ऑफ वॉर में हमेशा हम लोग एक दूसरे के साथ सहज भाव से पेश आते हैं। चुनाव तो मैंने भी लड़ा है, सोनिया जी की उम्र अच्छी खासी है, लेकिन मेरे मुंह से आज तक उनके माता जी के लिए अपशब्द नहीं निकले हैं। मेरे बड़े भाई के लिए उनके मुंह से अपशब्द क्यों निकले? ये उनके संस्कारों का प्रतीक है। एक प्रश्न स्मृति जी, कास्ट सेंसस को लेकर भी है। बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी राज्यों में ये कहा गया कि हमारी सरकार आएगी, हम कास्ट सेंसस करवाएंगे और फिर ये तय किया जाएगा कि कौन सी जाति की कितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उस हिसाब से नीति बनाई जाएगी। क्या जनता ने ये जाति आधारित राजनीति को नकार दिया है? मैं इतना कहूँगी, अंग्रेजी हुकूमत की जो एक जाति के आधार पर समाज को, हिंदुस्तान को बांटने की कवायद थी, अंग्रेजी हुकूमत के उन्हीं पदचिन्हों पर गांधी खानदान चलने का प्रयास कर रही थी। नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में बार बार जनता से निवेदन किया कि राष्ट्र का उत्थान करना है तो गरीब को गरीबी से हटाना और 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी ने विशेष 5 सालों में अपने राजनीति और प्रधान सेवक की भूमिका में किया है। गरीब को अपने उत्थान का एक केंद्र बिंदु बनाओ, किसान को उत्थान का केंद्र बिंदु बनाओ। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य को, इस निवेदन को जनता ने स्वीकारा है और निकारा है कांग्रेस के डिवाइसिव पॉलिटिक्स को। बहुत शुक्रिया स्मृति जी आपके समय के लिए, और एक बार फिर पुनः आपको बधाई। बहुत धन्यवाद आपका स्मृति ईरानी। और देखिए, राहुल गांधी पर उन्होंने खुलकर टिप्पणी की, कहा कि जिनकी खुद की